आज के टाइम में रतनलाल जैसे लाखों करोड़ों टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, फिर भी जो है बेसहाय है। कोई पिट रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। आज पूरे देश में जो है मनुवादियों का नंगा नाच हो रहा है, तो हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सीधा सीधा इसका मतलब ये है, जब बाबा साहेब अकेले तमाम मनुवादियों को खत्म कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं, उनके मनुस्मृति को जला सकते हैं, तो आज लाखों लोग हैं और बोलते हैं कि हम बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, हम प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। तो कहने का मतलब कि बाबा साहेब तो अकेले थे, दो बाबा साहेब नहीं थे, फिर भी वो उन्होंने मनुवाद को सही जगह पर पहुंचाया जहां उसको जाना चाहिए। और आज लाखों करोड़ों हैं, तो आज क्यों पिटा रहे हैं, आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि नौकरी जा रही? इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है मिशन को धोखा दे रहे हैं। अगर बाबा साहब अकेले जीत सकते हैं, तो फिर लाखों लोग जो है हार क्यों रहे? जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज एक बड़ी खास बात पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग दिल थाम के बैठ जाएं, बेल्ट बांध लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत रुचिकर और जानकारी साबित होगा आपको जानकर कि आप हमारे साथ देख रहे हैं कि ये आपका ये बुक है चमचा युग, मानवर काशीराम साहब लिखे थे। इस पर चर्चा होगी और साथ में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस, जो देश का माहौल चल रहा है उस पर चर्चा होगी। तो आप बने रहे हमारे साथ और अंत तक आपको बताना है कि हमारी बातचीत कैसे लगी। और लास्ट में आपसे अपील रहेगा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारा काम अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आदि आपको करना है और आर्थिक मदद भी हमको आपको करना है। आप मैं शुरू करता हूँ। संजय बौद्ध हमारे साथ हैं। ये प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और समय निकाल करके लोगों को गाइड करते हैं, कैडर देते हैं। आप इनके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि जब इनका शुरुआत था तो बाबा साहब अम्बेडकर के रोल अदा कर चुके हैं। ये नाटक भी कर चुके हैं, बाबा साहब को रोल अदा किया है। बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा। और अब समाज में जाते हैं, समय निकाल के जाते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में यहाँ रहते हैं। ये दिल्ली टू बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। आपको भी जय भीम, और आपके जितने तमाम दर्शक हैं देश विदेश में, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जी सर, ये आपको मैं ये जो चमचा युग किताब है मानव काशीराम ने लिखा है, जी जी तो आप इस में आप देख रहे हो कि बाबा साहब है, महात्मा गांधी है और मानव काशीराम है। जी जी। ये तीनों का दृश्य देख के आपको मन में क्या उभर रहा है? एक्चुअली जब पहली बार 95 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी, तो उसमें अमर उजाला में एक लेख आया था कि बाबा साहेब की हार को जीत में बदला कांसीराम ने। तो ये जो है, ये जो चमचा युग है जो कांसीराम जी ने लिखी है, एकदम 100% जो है ये परिस्थिति, उस समय की जो परिस्थिति थी और आज की, उसको ध्यान में रखते हुए कांसीराम जी ने लिखा है। और इसमें नो डाउट कि ये जो पूरा युग था 1930 के बाद लेकर और आज तक, मैं कहता हूँ, हालांकि शायद इसमें 1952 तक का ही जिक्र है। मैंने इसको कंप्लीट पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है। लेकिन मैं आज तक कहता हूँ कि आज तक जो है चमचा युग ही है बहुजन समाज के लिए, क्योंकि ये चमचे अगर ना होते तो आज बहुजन समाज देश का हुक्मरान होता है। तो उन चमचों के बारे में, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं चमचे, ये कांसीराम जी ने इस बुक के माध्यम से समाज को बताया है। सर, आप चमचे के नाम लिए हैं, तो क्या जो अ, उनका इशारा था, जो कांग्रेस में गए थे, वही लोग चमचे हैं? बाकी जो बीएसपी में है, आम आदमी पार्टी में है, ये आजाद समाज पार्टी में, तो क्या ये चमचे नहीं है? ये केवल कांग्रेस के ही क्यों इन्होंने इंगित किया है? नहीं, इसलिए किया है क्योंकि उस समय बीएसपी नहीं थी, आजाद समाज पार्टी नहीं थी, यहाँ तक कि बीजेपी भी नहीं थी। उस समय एक लौती पार्टी कांग्रेस थी जिसका पूरे देश में छत्र छाया था। और कांग्रेस पार्टी के दो व्हील्स थे, दो पहिए थे, एक दलित और दूसरा मुस्लिम। तो कांग्रेस ने कैसे राज किया? मुसलमानों में दलाल पैदा किए, बहुजनों में दलितों में दलाल पैदा किए, जिनको कांसीराम जी चमचा कहते हैं। तो उन चमचाओं के माध्यम से कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, उसको कांसीराम जी ने इस बुक के माध्यम से समाज को बताया।
देखिए सर, मैं आपसे जानना तो आप एक प्रोफ़ेसर हैं और प्रोफ़ेसर होना क्या मन और काशीराम को नीचे डाउन करना है आपका मकसद है? क्योंकि आप जैसे कई प्रोफ़ेसर कहते हैं कि काशीराम ने चमचा युग लिख कर के केवल कांग्रेस को प्रणाम करने के लिए उनको काशीराम को लाया गया था। ये बीजेपी और आरएसएस के बारे में एक भी शब्द इन्होंने नहीं बोला। तो आप कैसे देखते हैं मन और काशीराम जी का संघर्ष और ये जो उन्होंने कांग्रेस को घुटने पर टिका दिया था? देखिए, ये बात जो है प्रोफ़ेसर रतन लाल ने कही है, जहाँ तक जो आपका सवाल है। जी। तो मेरा ये मानना है कि कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या प्रोफ़ेसर हो, तो वो कांशीराम जी से बड़ा नहीं हो सकता, बाबा साहेब से बड़ा नहीं हो सकता, या जितने महापुरुष हुए हैं, जो कम पढ़े लिखे थे, उनसे भी बड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि मिशन का काम काम करना और समाज को एक दिशा में ले जाना, एक बहुत बड़ा कार्य है जो महापुरुष ही कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि टीचर हो या प्रोफ़ेसर हो, इंजीनियर हो तो इस काम को वो कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और रही बात रतन लाल की, तो रतन लाल जैसे हज़ारों प्रोफ़ेसर भारत में हैं, दुनिया में हैं, जो बाबा साहेब के कांशीराम जी के फॉलोअर्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि रतन लाल जी ने ये बात जो कही है, तो एक इतिहासकार हैं, लेकिन वो टाँग अड़ाते हैं राजनीति में भी, सोशियोलॉजी में भी, दर्शन में भी। तो कहीं न कहीं जो है ये जो मानसिक गुलामी जो है, वो कहीं न कहीं वो दिखाई देती है। इसलिए क्योंकि मैंने भी उनका स्पीच सुना है, ये चमचा युग पर, तो सुनने के बाद मुझे सही आपको बताऊँ तो अच्छा नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि बाबा साहेब की हार को जीत में बदलने वाला अगर महापुरुष कोई है भारत में, तो कांशीराम जी है। और कांशीराम जी जब एक बार मिलने गए राष्ट्रपति के नारायणन से राष्ट्रपति भवन में, तो दोनों के मुलाकात के बाद राष्ट्रपति के नारायणन ने कांशीराम जी को छोड़ने गेट तक आए थे। तो कांशीराम जी ने उनसे बोला कि आप राष्ट्रपति हैं, आप महामहिम हैं, ये आप मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आए, ये उचित नहीं है। तो नारायणन जी ने उसका जवाब क्या दिया कि मेरे जगह पर कोई और भी दलित राष्ट्रपति आएगा फ्यूचर में, लेकिन कांशीराम दोबारा नहीं आएगा। तो कांशीराम जी के खिलाफ एक भी शब्द बोलना, मेरे हमें लगता है कि ये या तो कोई पागल बोल सकता है, या बहुरूपिया बोल सकता है, या मानसिक रूप से गुलाम आप व्यक्ति अपने बोल भाई सकता है। को ऐसा शब्द बोल रहे हो तो अच्छा लग रहा है ये नहीं, नहीं कि मेरा आप ये प्रोफ़ेसर एक दूसरे प्रोफ़ेसर की आलोचना आप कर नहीं, रहे नहीं हैं। मेरा भाई हो या दुश्मन हो, बात भाई और दुश्मन की नहीं है। ऐसे प्रोफ़ेसरों को मेरा सलाह है कि बहुजन आइडियोलॉजी को पढ़ें, बहुजन विचारधारा को जानें। अब इसका चमचा युग प्रोफ़ेसर रतनलाल ने पढ़ा और इस पर एक वीडियो बना दिया। प्रोफ़ेसर रतनलाल से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कांशीराम जी थे तो उनके आंदोलन में जुड़े, उनको जुड़ना चाहिए। कांशीराम जी के आंदोलन से तो बड़े समीक्षा करना बुरा है क्या? वो कर रहे हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं, तो नहीं, नहीं, समीक्षा नहीं कर सकते नहीं, क्या? नहीं समीक्षा करना बुरा नहीं है, लेकिन समीक्षा किसी मानसिकता के तहत करना ये बुरा है। अभी जब बहुजन आंदोलन को ये तुम नहीं जानते, कांशीराम जी के साथ तुमने आंदोलन में कभी साथ नहीं दिया, कांशीराम जी के साथ जो उनके कम पढ़े लिखे या अरे अनपढ़ काशीराम सिपाही। तो हुक्मरान बनाते हैं, उन्होंने तो हम्म, कितने के इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में भेज दिया है पढ़ाने के लिए। नहीं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोफेसर रतन लाल का एक स्टेटमेंट है उसमें कि जब हम हुक्मरान बन नहीं सकते हम हुक्मरान बन नहीं सकते तो बड़े बड़े ख्वाब पालने की जरूरत क्या है। अगर आपने उनका स्पीच सुना होगा, जी। तो प्रोफेसर रतन लाल का मेरा कहना है कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब का एक स्पीच है कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस देश में जिस समाज पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, सबसे ज़्यादा जुल्म जाती हुई है, वो इस देश का हुक्मरान बने। ये बाबा साहब का मतलब एक अंतिम जो है, आप कह सकते हैं कि इच्छा थी। और उसके लिए सारे दरवाजे बाबा साहब ने खोला या व्यवस्था किया, स्ट्रक्चर बनाया। उसको इम्प्लीमेंट किया कांशीराम जी ने। अब प्रोफेसर रतन लाल का कहना है कि जब हुक्मरान हम बन ही नहीं सकते, तो बड़े-बड़े ये सपने दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैं प्रोफेसर रतन लाल से पूछना चाहता हूँ कि हुक्मरान हम क्यों नहीं बन सकते? कांशीराम जी ने नारा दिया कि जय श्री राम से सरकार बन सकती है, तो जय भीम से भी बन सकती है। और जय भीम से 4-4 बार सरकारें यूपी में बनी, जिसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होता है, वो मिनी प्रधानमंत्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मानसिक गुलामी जो है हमारे अंदर जो बसी हुई है, वो कहीं न कहीं उनके स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। अगर इनकी बातों में दम है या सही हम मान लें, तो कांशीराम जी को पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। कांशीराम को जो है, कांशीराम जी ने जब बीएसपी बनाई, बीएसपी की सरकार बनी, तो ऐसे-ऐसे लोग मंत्री बने जिसको मैं वो एक रोक रहा हूँ सर, आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर जैसे उनका कहना है
कि आज कांग्रेस की देन है कि जो सरकारी नौकरियों में है, हाँ, हमारे लोग एससी एसटी के लोग भर गए थे, तो काशीराम क्या दिए लोगों को, ये सपना दिखा के कम से कम कांग्रेस ने तो लोगों को नौकरियां भरमार कर दिया, जगजीवन राम थे भरमार कर दिया, नौकरी पे भर दिया। देखिए, इससे पहले वाले का मैं चाहूँगा थोड़ा-सा जी 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 पहले वाले का दे लूँ, जी संतुष्ट नहीं हूँ, फिर मैं इसका दे लेता जी हूँ। जी। अब पहले वाले का ये है कि बड़े-बड़े सपने जो उन्होंने कहा है, हम्म, तो उस पर 2-3 लाइन मेरा मतलब छूट रहा है, इसलिए मैं चाहता जी, हूँ कि मैं वो रख लूँ। बोलिए बोलिए। जब सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे-ऐसे लोग जो हमारे यहाँ यूपी, बिहार में, पूर्वांचल में आप कहाँ बिहार से हैं? बिहार के सिवान जिले से हैं, अच्छा। तो हमारे यहाँ जो है एक नाच में एक नचनिया होता है, जिसको हम्म लौंडा भी कहा जाता है। हम्म। तो कांसी राम जी ने बहुत सारे लौंडों को मंत्री बनाया। कांसी राम जी ने मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को मंत्री बनाया। वो तो पंचर लगाने हाँ, वालों को पंचर लगाने वाले को मंत्री बनाया। कांसी राम जी ने जूता सिलने वालों को मंत्री बनाया। तो विधायक ये बनाया। हाँ, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोच बाबा साहेब की थी कि जो सबसे निचले पायदान पर हो, इस देश का शासक बने, उसको उसको जो है इम्प्लीमेंट करके कांसी राम जी ने दिखाया। और उसके खिलाफ अगर कोई भी प्रोफ़ेसर ऐसा बोलता है, तो प्रोफ़ेसर वो जाहिल है, एकदम मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है। क्योंकि ये तो हमारी सोच पर ताला लगाने के समान है कि हम सपना देखे ही ना कि हम हुक्मरान बन सकते हैं। हुक्मरान हम क्यों नहीं बन सकते? जब 3% के लोग हुक्मरान इस देश में बन सकते हैं, तो हमारी संख्या तो 85% है। अब रही बात, जब अब देखिए, जितने ये जो जिले थे उत्तर प्रदेश में, सभी जिलों को मैक्सिमम जिलों का नाम बदलकर बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए। दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स जो है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, अपने बहुजन महापुरुषों के नाम पे खोले गए। और जितने पार्क बने हैं नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश तक, जो है सैकड़ों पार्क, जो मेमोरियल जो बने हैं, वो सारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सम्राट अशोक के बाद भारत में सबसे बड़ा जो 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 मतलब जो निर्माण का जो कार्य हुआ, वो मुगलों के टाइम में हुआ, शाहजहाँ के बाद। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ, तो वो बहन मायावती जी ने किया उत्तर प्रदेश में। और सारे के सारे जो उसमें बहुजन महापुरुष हैं, उनको मान-सम्मान वहाँ दिया गया, बस लास्ट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये अपनी अपनी जो सोच है हुक्मरान बनने की, अगर हम कांशीराम जी ना सोचते, तो ये क्या संभव होता? नहीं होता। तो प्रोफ़ेसर रतन लाल जैसे जितने प्रोफ़ेसर हैं, उनको अपनी मानसिक गुलामी को ठीक करनी चाहिए। हुक्मरान हम थे, हुक्मरान हम बन सकते हैं, और बाबा साहेब कांशीराम के आदर्शों पर चलकर ये संभव हो सकता है। सर उनका दूसरी बात, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा हाँ। ये सवाल था सर कि जिस मेरा सवाल भूल गया सर। मैं ये अग्रवाल का कहना है कि हमने तो कितने लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, और हमने जो है लोगों से लड़ाई लड़ता हूँ, रोड पे आता हूँ, अपने तनख्वाह से लड़ता हूँ, जेल भी गया हूँ, लेकिन ये लोग नेता बनते, विधायक बनते, क्या करते हैं? उनका ये कहना था। नहीं, देखिए, पर्सनल लड़ाई, पर्सनल अपने पैसे से वो लड़ते हैं, जेल जाते हैं, विदेश भेजते हैं, ये तो वो जाने। कितने लोगों को विदेश भेजा है, उन्होंने इनका एक भाषण था जिसमें मैंने सुना था शायद 1-2 लोगों को भेजा है। जी तो मान लीजिए कि उस लेवल पे हैं, अगर उनके किसी ज़रिए रिसोर्स से अगर कोई कोई स्टूडेंट विदेश जाता है, तो इसके लिए जो है वो सम्मान के पात्र हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इसको आप एहसान के तौर पर अब आप लाद रहे हैं, तो आपके जैसे हज़ारों लोग जो है ना, वो इस देश की मिट्टी में कुर्बान हो गए। और कांशीराम जी के आंदोलन से तो जुड़ने वाले जितने जितने लोग थे ना, जिनकी संख्या लाखों में हो सकती है, वो केवल वे लोग कुर्बान नहीं हुए, उन्होंने अपने घर परिवार को भी कुर्बान कर दिया, तब यहाँ तक मिशन मूवमेंट आया है। तो कहने का मतलब कि अगर आप अपना पैसा लगाते हैं आंदोलन में, समय लगाते हैं, जेल जाते हैं, तो ये एहसान नहीं है, ये बाबा साहेब का जो कर्ज है, ये आप चुकता कर रहे हैं। अब कर्ज चुकता कर रहे हैं, तो ये भी आप पर डिपेंड है, आप करें ना करें। समाज नहीं जाता है कि कहने के लिए कि आप करो या ना करो, जिसको समझ में आता है वो पे बैक टू सोसाइटी के तहत वो करता है। अब ऐसे अगर ढूंढा जाए प्रोफेसर रतन लाल को, तो मेरे जैसे जो यंग लोग हैं, हमारी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई बीएसपी बहुजन आंदोलन में। इसलिए खराब हो गई क्योंकि हमने कभी बैक पीछे नहीं देखा, अपने लिए नहीं सोचा कि हमारे लिए क्या पोजीशन है समाज में। जब से एजुकेशन 10th के बाद हम लोगों ने बहुजन आंदोलन के साथ हम जुड़े, और पूरा का पूरा समय इसमें दिया। फिर भी जहाँ हमें होना चाहिए था वहाँ पर है। अगर इसके लिए हम कहें कि नहीं, हमने समाज पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, तो कुछ भी नहीं किया है। उनका कहना है सर कि जो बच्चे आप जैसे लोग, अ, आपको इंजीनियर, प्रोफेसर नौकरी पकड़ना चाहिए कि राजनीति में आना चाहिए? राजनीति में क्या मिलेगा आपको? उनका ये कहना है। नहीं, उनसे उनसे उन उन उनके लिए मेरा ये सलाह है कि जितने बीजेपी में लोग हैं या कांग्रेस में, दूसरे अन्य पार्टियों में,
वो अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, सरकारी ओहदे पर हैं, उसके बाद भी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए उस 3% होने के बाद भी जो है ना देश पर उनका शासन है। तो जो जो हमारे युवा हैं, युवा जो लोग हैं उनके लिए संदेश है कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो उच्च शिक्षा हासिल करें। ये बाबा साहब का पहला जो है वो एक संदेश था, हायर एजुकेशन। उसके बाद जो है अच्छे-अच्छे पदों पर जाएँ और उसके बाद जो है पूरा जीवन जो बहुजन आंदोलन है उस पर अपना समर्पित करें। तो ये मेरा कहना है, केवल अच्छे-अच्छे पदों पर जाएँ, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, उसके बाद रंगीन टीवी, रंगीन बीबी। तो अगर ऐसा युवा करते हैं या प्रोफ़ेसर रतनलाल चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो चाहे किसी भी पद पे जाए, वो किसी लायक नहीं है। क्योंकि बाबा साहब का स्पष्ट संदेश था कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के युवा हायर एजुकेशन में जाएँ और जाने के बाद जो है, वो अपने समाज के तरफ जाकर उन कार्यों को करें, जो अधूरा रह गया है, जिसको कांशीराम जी ने पे बैक टू सोसाइटी कहा। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? सत्ता वो चाबी है जो सभी दरवाजे खोल सकते हैं। ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बाबा साहब ने बात ये कही थी कि जो पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाय हुँ, व्हिच वी कैन अनलॉक हुँ, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ हुँ, लॉक। हुँ, तो ये बाबा साहब ने कही थी कि जो राजनीति वह मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के तमाम खोले जा सकते हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखिए 2 पर्स जो है मुट्ठी भर मुगल थे, मुगलों पर अत्याचार नहीं हुए। हुँ, मुट्ठी भर अंग्रेज थे, उन पर अत्याचार नहीं हुए। हुँ, और आज मुट्ठी भर मनुवादी लोग हैं इस देश में। तो उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है। अत्याचार किस पर हो रहा है? 90% वालों पे हो रहा है। हुँ। विकास किसका हो रहा है? 10% वालों का हो रहा है। विनाश किसका हो रहा है? 90% वालों का हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पर कोई प्रश्न करे कि ये सही है, गलत है, तो उचित नहीं है। एकदम 100% ये सत्य है कि मास्टर चाबी जिस जिस समाज के हाथ में होगी, कम से कम उस पर अत्याचार नहीं होगा। और कांशीराम जी ने इसको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो है हुक्मरानों पर जो है अत्याचार नहीं होते। और उन्होंने कहा है कि अगर बहुजन समाज को, विशेष रूप से दलितों को, अगर अपनी बहू और बेटियों की इज्जत अगर बचानी है, तो भी हमें शासन सत्ता चाहिए। अगर और कुछ ज़्यादा पाने की उम्मीद नहीं है, केवल बहू-बेटियों की इज्जत बचानी है, तो भी हमें शासन सत्ता चाहिए। जी, मैं आपसे ये जानना हूँ कि क्या ज़्यादा पढ़ा-लिखा ज़्यादा खतरनाक होता है? आप जैसे लोग इस बात को आप ज़्यादा अपने दिल पे ले लेते हैं क्या कि बाबा साहब ने कहा कि पढ़े-लिखों ने धोखा दिया है? ये उनको रतनलाल जैसे लोगों को ये ठेस पहुँचता है क्या कि बाबा साहब ने पढ़े-लिखों को टारगेट किया है, उनको इंगित किया है? देखिए, एक बहुत बढ़िया आपका सवाल है, जिसको ठेस पहुँचता हो, उसको पहुँचे। बाकी जो है आपका जो जो क्वेश्चन है, सवाल है, बहुत ही जायज़ है वर्तमान जो परिस्थिति में। मेरा ऐसे लोगों से जो इस सोच को रखते हैं कि भई बाबा साहब ने क्यों कहा कि पढ़े-लिखों ने धोखा दिया, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो धोखा नहीं दे रहे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो पढ़े-लिखे भी हैं, उस ओहदे पर भी है और समाज के प्रति समर्पित भी है, ऐसे कम लोग हैं। ज़्यादातर यदि हम भीड़ देखें, क्राउड, तो ऐसे लोगों की है, जो आरक्षण से तो नौकरी पाए, लेकिन रंगीन टीवी, रंगीन बीवी में मस्त हैं। आरक्षण की लड़ाई हो, तो रोड पर नहीं आते। संविधान बचाओ की लड़ाई हो, तो नहीं आते। किसी भी अरे आंदोलन बाबा में साहब की जयंती होगा तो हाँ, आप बेरोज़गार हो हाँ, 500 हुए तो हाँ, वो भी 500 पकड़ा के हाँ, एहसान जताते हैं। एहसान जताते हैं, नहीं आएँगे। और जब तक सबसे बड़ी बीमारी तो है कि जब तक ओहदे पर रहेंगे, तब तक समाज समाज से मिलना भी पसंद नहीं करते। हुँ, आज जिस दिन रिटायरमेंट हाँ, उनका होगा, तब हाँ, आकर हम बैठकर समाज संगठन बना लेंगे। उनको पता है कि हमने जीवन भर तो समाज के साथ हमने अपना कनेक्शन तोड़ा था। हुँ, अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट हो गया, अब जो है बेटी और बेटे की शादी-विवाह है, हुँ, हुँ, तो अब उनको समाज दिखाई देता है। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़े-लिखे, जैसे आपका क्वेश्चन था हुँ, कि बाबा साहब ने बात कही थी पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा, इससे इससे कुछ लोगों की जो है ठेस हाँ, पहुँचता है। ठेस पहुँचती है, उनकी जो हुँ, रिस्पेक्ट है, हुँ, मान-सम्मान है, ऐसे हाँ, इसमें प्रोफ़ेसर रतनलाल भी हो सकते हैं। हुँ, लेकिन आप भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं, 1 मिनट, मैं नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बाबा साहब ने ये बात कही है, तो वो बात ऐसे नहीं कही है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब जो है 1952 के बाद, 1952 के बाद जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद बाबा साहब ने देखा कि रिजर्वेशन से केवल दिल्ली में 10,000 लोग जो है अच्छे पदों पर गए, दलित समाज से। तो उनको जब बाबा साहब ने देखा, तो थोड़े समय के लिए बाबा साहब खुश हुए कि चलो, जो भी हुआ इतिहास में, लेकिन अगर आरक्षण के बदौलत भी अगर कुछ लोग इसमें आते हैं, भागीदारी में, तो भी जो है कुछ हद तक संतुष्ट आदमी हो सकता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन्होंने ये देखा कि जो लोग पहुँचे थे सरकारी नौकरियों में,
वो समाज की बात ना करके दिन रात बाबा साहेब का जो ऑफिस था उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, किसके लिए? कि बाबा साहेब प्रमोशन करा दें, बाबा साहेब ट्रांसफर करा दें, हम तो लग गए, बाबा साहेब मेरे बेटे को भी लगा दें। तो ये चीज बाबा साहेब ने देखा। उसके बाद जो आगरा का जो आगरा का स्पीच था उसमें बाबा साहेब ने इस बात को रखा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। तो ये वही पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने लगने के बाद लगे संविधान संविधान से, आरक्षण से, बाबा साहेब के वजह से, उनके संघर्षों से, और लगने के बाद वो रंगीन टीवी रंगीन बीबी में मस्त हो गए। उन्होंने समाज के तरफ, पे बैक टू सोसाइटी के तरफ उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसलिए बाबा साहब को ये बात कहनी पड़ी। दूसरी बात एक लाइन में और स्पष्ट कर दूंगा, आज के टाइम में कांशीराम जी के साथ जो जो लोग आंदोलन में रहे, जिसके बदौलत आज आज जो है मूवमेंट यहाँ तक आया है, तो वो पढ़े लिखे भी थे और कम पढ़े लिखे भी थे और अनपढ़ भी थे। तो कहने का मतलब कि बाबा साहेब जो है अकेले थे। जब 99% मनुवादियों के बीच में अकेला खड़ा था अंबेडकर, तो उस अंबेडकर ने चारों तरफ से जो मनुवादियों के बीच में थे, उन मनुवादियों के को अपने पैरों पैरों तले कुचल दिया बाबा साहब ने, और मनुवाद को अपने पैरों तले कुचल के साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आज के टाइम में रतन लाल जैसे लाखों करोड़ों टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, फिर भी जो है बेसहाय है। कोई पिट रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। आज पूरे देश में जो है मनुवादियों का नंगा नाच हो रहा है, तो हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सीधा सीधा इसका मतलब ये है, जब बाबा साहेब अकेले तमाम मनुवादियों को खत्म कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं, उनके मनुस्मृति को जला सकते हैं, तो आज लाखों लोग हैं और बोलते हैं कि हम बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, हम प्रोफेसर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। तो कहने का मतलब कि बाबा साहेब तो अकेले थे, दो बाबा साहेब नहीं थे, फिर भी वो उन्होंने मनुवाद को सही जगह पर पहुंचाया जहां उसको जाना चाहिए। और आज लाखों करोड़ों हैं, तो आज क्यों पिटा रहे हैं, आज क्यों चिल्ला रहे हैं कि नौकरी जा रही? इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है मिशन को धोखा दे रहे हैं। अगर बाबा साहब अकेले जीत सकते हैं तो फिर लाखों लोग जो है हार क्यों रहे हैं? और आज गया में देख लीजिए, ये बहुजन समाज बोलते हैं 90% है, और 45 दिन से ज्यादा हो गया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे साबित होता है कि केवल हम कहने के लिए हैं अंबेडकर के फॉलोअर, हमारी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सर, आप रतन लाल जैसे प्रोफेसर को क्या आप मानते हैं, बहुजन है या हरिजन है? वो हरिजन है, बहुजन नहीं है। बहुजन होता तो कम से कम बहुजन विचारधारा का ज्ञान होता। वो इतिहासकार है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि इतिहासकार है तो इतिहास की समझ उनको है, होगी, इसमें नो डाउट। लेकिन जो आपका सवाल है, बहुजन नहीं, वो हरिजन है, वो भी गांधी के हरिजन है। इसलिए गांधी के हरिजन है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ इतना जुल्म जाति जो जिस कांग्रेस ने किया, अगर कांग्रेस ने अगर उनके साथ बाबा साहेब के साथ अगर सही किया होता ना, तब बाबा साहेब कम से कम नहीं तो 10-20 साल और जिंदा होते। लेकिन अकाल मृत्यु का कारण कांग्रेस है। कांग्रेस के लोगों के जो है जुबान है, उनके शब्द है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाए, संविधान में इन लोगों का योगदान यही है कि बाबा साहेब को कैसे घेरा जाए, बाबा साहेब को कैसे नीचा दिखाया जाए, बाबा साहेब को कैसे रोका जाए जो करना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस के लोग अगर बाबा साहेब के प्रति इतने ही ईमानदार हो थे या अच्छे थे, तो पूना पैक्ट क्यों हुआ? गांधी ने क्यों पूना पैक्ट कराया? कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट चुनाव हुआ 1952 का, उसमें काजरोलकर था, उनका सेक्रेटरी था, पीए था बाबा साहेब को, उसको 25,000 रुपया इसी जवाहरलाल नेहरू ने दिया। बाबा साहेब के खिलाफ जो है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से लड़ाया और काजरोलकर जीता, बाबा साहेब हारे, इसी नेहरू ने हराया। तो जब बाबा साहेब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में है, उस बाबा साहेब को तो निर्विरोध चुनना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब को हराया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने हराया 1952 में। अब ऐसे लोगों को अगर कांशीराम जी चमचा कहते हैं या दुश्मन मानते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? जगजीवन राम, कोई इतिहास में कोई बता दे कि जगजीवन राम बाबा साहेब के साथ ताल ठोक खड़े हुए? कभी नहीं खड़े हुए। सर एक सेकंड, अब प्रोफेसर रतन लाल क्या कहते हैं कि जगजीवन राम ने नौकरियां भर भर के दी। हाँ, तो नौकरियां भर भर के दी या नहीं दी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब 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 मलाईदार तो नहीं दिया ना? हाँ, मलाईदार तो बड़े नहीं बड़े नहीं, लोग लिए। मलाईदार देने का वो दिया भी नहीं और वश में भी नहीं था। क्योंकि जब कोई पार्टी चमचा पालती है तो उसको उसकी औकात में रखती है, उससे उससे ऊपर नहीं जाने देती। तो मलाईदार जो पद है उस पर कहाँ दलितों की भर्ती हुई? और आरक्षण जो एससी एसटी को मिला है 22.2% 5% जो भी है,
वो आज़ादी से लेकर अब तक उठा लीजिए कितने परसेंट है, 10-12% से ज़्यादा नहीं हुए, और वो भी 4th ग्रेड में नौकरियाँ हैं, और 3rd ग्रेड में, क्लास 1 और 2 में तो है ही नहीं। वो तो अब जाकर जो है, जब लोग थोड़ा-सा वेल अवेयर हुए, थोड़ा-सा अब जाने लगे हैं, थोड़ा बहुत अभी जो है। अच्छा सर, हाँ, मैं कह रहा हूँ इसका क्या कारण है कि गांधी जी ने जगह-जगह अछूतों को हरिजन कहा, सब लोगों ने हरिजन मान लिया। लेकिन बाबा साहब ने बहुजन कहा कि आप बहुजन हो, तो बाबा साहब की बात क्यों नहीं लोगों ने कि भाई हम बहुजन हैं, अपने को बहुजन को बोले, लेकिन गांधी ने हरिजन कहा तो सबने हरिजन मान लिया। इसके क्या रीज़न मानते हैं आप? नहीं देखिए, इसमें इसमें क्या है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बुद्ध की जो है फिलॉसफी है, उसको बाबा साहब ने उसको सेम एज इट इज उसको रखा। कांसीराम जी ने जो है इसको और आगे बढ़ाया, जो है 1585। तो कहने का मतलब, अब आपका क्वेश्चन जो है हरिजन और बहुजन, बहुजन। तो हरिजन मेरे हिसाब से जो जो लोग उस समय गांधी के जो प्रभाव में जो लोग थे, या उस समय अपना समाज जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो बहुत सारे समाज जो है उसके इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आया, और आज भी दिखाई देता हरिजन बस्ती। लेकिन जैसे जैसे इसका ज्ञान हो रहा है कि भाई हरिजन का मतलब क्या होता है, वैसे वैसे लोग इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अवेयरनेस उनके अंदर आएगी, जितना जल्दी से आएगी तो जल्दी से वो बहुजन आइडियोलॉजी को मानेंगे। तो ये मेरा मानना है कि आज के टाइम में हरिजन वही है जो बहुजन विचारधारा से वो नहीं जुड़ा है, वो हरिजन है। जिस दिन वो जुड़ जाएगा, जान लेगा, समझ लेगा, वो भी बहुजन हो जाएगा। जी, एक लास्ट सवाल आपसे सर कि मानो काशीराम भी कहते थे कि जो हमारा बहुजन समाज है, पद में और पैसे में बड़ा हो जाता है, तो वो समाज से कट के रहता है। वो शर्मा, वर्मा, यादव आज बन के रहता है वो। लेकिन जब उसकी शादी-ब्याह की बात होती है, शर्मा, वर्मा पीटे जाते हैं वो सवर्ण के द्वारा, तब अपना समाज नज़र आता है। तो मानो काशीराम कहते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कांशीराम जी का ये कांशीराम जी ने इस बात को देखा था, उनका ऑब्जर्वेशन है कि जो बहुजन समाज में एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो मैंने पहले भी बोला कि अगर ये कहीं आरक्षण के बलबूते कहीं लग जाते हैं, तो सबसे पहले ये फिराक में रहते हैं कि इनके जाति का ना पता चल जाए। तो ये कहीं न कहीं अपना टाइटल बदलते हैं और या फिर छुप के रहते हैं, नहीं भी बदलते हैं। लेकिन उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है, तब इनको इनको ये बड़े इनको इनके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, कनिंग, धूर्त। ये चालाक और धूर्त लोग हैं। इनको पता है कि अब समाज में ज़रूरत है। समाज में, मौसमी लोग हाँ, होते हैं हाँ, क्या? मौसमी। समाज में अब शादी-विवाह करना है बेटी का, बेटे का, तो भाई समाज में जुड़ना है। अब इसलिए जब रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो उनको समाज दिखाई देता है। इससे पहले वो बर्मा, शर्मा वो सब छुप के रहते हैं ताकि पता ना चले, उनके मान-सम्मान पे ठेस ना पहुँचे। लेकिन वहाँ अपमान ही होता है। वो कैसे होता है? जिस दिन ब्राह्मणों को पता चलता है कि ये ओरिजिनल में है नहीं, हाँ, हाँ, उस दिन ये लतियाए जाते हैं, जो है इनके साथ। खाल हाँ, खाल ओढ़ हाँ, रखा वो है। खाल ओढ़ रखा है, वो भेड़िया भेड़िया है, शेर का खाल ओढ़ रखा है, तो लतियाए जाते हैं, गाली-गलौज भी दोनों तरफ मारे जाते दोनों हैं। तरफ से मारे जाते हैं, इधर समाज से भी लात खाते हैं, उधर उनसे भी खाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। तो मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज जो है, एक बहुत विशाल हाथी है, हमारा पहचान हाथी है, हमारी विचारधारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें कहीं छुपने की, नाम बदलने की, शर्मा-वर्मा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बहुजन बनो। बिल्कुल बहुजन बनो। तो बाबा साथ बाबा साहब ने तो 6,743 जातियों को खत्म करके 4 जाति बनाई, जी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। तो हम एससी एससी में हैं, ये काफ़ी है। जी, इसके जातियों में 2000 जातियों में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और वर्मा-शर्मा बनने की ज़रूरत नहीं। जी। तो सर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों का बातचीत लगी और मैं चाह रहा था कि ये डिटेल में बात हो, हमारी वीडियो बड़ी हो रही है। तो अगले वीडियो में आपको अब डिटेल मिलेगा कि किस तरह से हम लोग जो चर्चा किए थे कि राजनीतिक पार्टी की भी चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएँगे। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए क्यूआर कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और यूपीआई और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, यूपीआई 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563।
आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।